अभी तक हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। ठीक है, एक नंबर पर हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्या, तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था पूर्णांक, चौथे नंबर पर परिमेय और पांचवें पर अपरिमेय संख्या। छठे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो आओ जानते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो है अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, कौन सी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, 2 का वर्गमूल और इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? प्लस का 2 मिलेगा। लेकिन यहीं पर हम अगर बात करें, अभी हमने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर, 2 के वर्गमूल का वर्ग अगर करते हैं हम तो यहाँ पर जो हमें संख्या मिलती है वह धनात्मक संख्या मिलती है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर क्या हो, ये जो वर्गमूल 2 जो वर्गमूल में है ये माइनस में अगर होता और इसका अगर हम वर्ग करते तो क्या होता? माइनस का 2 आता। तो इस स्थिति में ये संख्या क्या हो जाती? काल्पनिक हो जाती, जबकि ये कौन सी है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या को भी हम आगे जानेंगे। उससे पहले वापस से इसको देख लेते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, जैसे 2 का रूट, इसका हमने क्या किया? वर्ग किया, क्या मिल जाएगा हमें? 2, और 2 जो मिलेगा क्या मिलेगा? धनात्मक। लेकिन इस ये 2 जो है अगर ऋणात्मक होता तो यहाँ पे क्या आता? ऋणात्मक। उस स्थिति में संख्या क्या हो जाती? काल्पनिक हो जाती। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर वास्तविक संख्या को अगर हम एक तरह से समूह के रूप में अगर परिभाषित करें तो सभी परिमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए, किसके साथ? अपरिमेय संख्याओं के साथ, यानी परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पे प्लस का चिन्ह जो है जोड़ को नहीं, संक्रिया को नहीं दिखाता है, जबकि बल्कि किसको दिखा रहा है? दोनों संख्याओं को आपस में मिला दिया जाए तो सभी संख्याएं जो होगी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी जितनी भी हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, सवाल करते हैं, उस सभी संख्या जो होती है वे सभी संख्याओं में कौन सी संख्या का उपयोग होता है? वास्तविक संख्या का। यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सब जो है किसके भाग है? वास्तविक संख्या के ही ये सभी भाग हैं। आगे हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक यानी कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, काल्पनिक यानी कि जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को अवास्तविक भी कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं कहेंगे तो इनको इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे और अवास्तविक संख्या बोलेंगे तो नॉन रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, दोनों प्रकार से हम इनको कह सकते हैं। अब काल्पनिक संख्या को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो देखो, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक मान प्राप्त हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अगर क्या आ जाए? ऋण होता तो ये 2 जो है प्लस का मान आ रहा है, 2 किसका आता? ऋण का आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पर काल्पनिक संख्याओं में वास्तविक संख्या से बिल्कुल क्या होगा? विपरीत होगा। जैसे ही मैंने वर्गमूल में जो -2 है इसका वर्ग किया, क्या मिला मुझे? माइनस का 2। तो इस स्थिति में ये संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऋणात्मक संख्या का वर्ग मूल अगर ले लिया जाए तो संख्या क्या होगी? काल्पनिक होगी। ठीक है,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काल्पनिक संख्या को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो रूट के अंदर क्या है, 2, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। तो इस रूट के अंदर जो है माइनस का 2 है, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 गुणा -1 लिख दिया। उसके बाद में इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 2 को अलग लिख सकता हूँ और ये -1 का रूट जो है दोनों को अलग अलग करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, रूट 2 -1 रूट अगर इसका ले लिया जाए तो ये हो जाएगा आपके आयोटा, यानी कि ये जो है कौन सी संख्या, आयोटा, ये क्या कहलाता, आयोटा। और आयोटा किसको दर्शाता है, काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बाद अगर हम बात करें तो सम्मिश्र संख्याएं आती। कौन सी संख्याएं, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या में एक भाग तो होता है किसका, वास्तविक संख्या का। किसका होता है, वास्तविक संख्या का। और दूसरा भाग जो होता है किसका होता है, काल्पनिक संख्या। कौन संख्या, काल्पनिक संख्या। और इनको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं, x प्लस आयोटा y, यानी कि ये वाला भाग क्या होगा, वास्तविक भाग होगा, और ये वाला भाग जो होगा y वाला, आयोटा y वाला, ये काल्पनिक भाग होगा। इसको अगर संख्यात्मक रूप में अगर हम उदाहरण लेकर के समझे तो कुछ इस प्रकार के इसके उदाहरण होंगे, जिसे 5 + 2 आयोटा, 6 + 3 आयोटा, कुछ इस प्रकार के इसके उदाहरण होंगे। ये कौन संख्या हो जाएगी, सम्मिश्र। बाकी आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और भी संख्याओं के प्रकार, जैसे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं कहते हैं प्राइम नंबर। कैसे परिभाषित करेंगे हम अभाज्य संख्याओं को, तो देखो, वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का या ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, अब पहले ये कोष्टक में लिखा हुआ, इसको छोड़ करके हम इस पूरी परिभाषा को पढ़ते हैं। वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का या एक का भाग जाए। एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, पूरी बात। तो वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का या एक का भाग जाए, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। भाग कैसे, यानी कि पूरी बार भाग नहीं जाना चाहिए। तो वह संख्या क्या कहलाती, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर एक और परिभाषा हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वह स्वयं और एक। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम आगे उदाहरण भी देखेंगे और देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ना हो, हम ऐसा भी कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में, यानी कि ऐसी संख्या जिसको गुणनखंड के रूप में विभाजित नहीं किया जा सके। ठीक है, या फिर यहाँ पे हमने लिखा ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कहेंगे तो 2। अब 2 की बात करें, 2 में स्वयं का ही भाग जाएगा पूरी बार, या फिर 1 का जाएगा। आगे चलते हैं 3 में स्वयं का ही जाएगा या फिर 1 का जाएगा, अन्य किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 5, 7, 11, 13, 17 और 19, इस प्रकार से ये संख्या जो है आगे फिर कौन सी आ जाएगी, आगे आ जाएगी फिर 23, फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर 29, फिर 31। तो इस प्रकार से ये संख्याएं जो है, ये ऐसी संख्याएं, इनमें केवल स्वयं का ही भाग पूरी बार जाएगा या फिर 1 का, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। तो इन संख्याओं की एक विशेषता के आधार पर इनको क्या नाम दे दिया, अभाज्य संख्याएं, यानी कि ये स्वयं से ही पूर्ण विभाजित होती है या फिर एक से अन्य किसी
संख्या से नहीं होती। बात करते हैं आगे अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। वह महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हो सकती है, तो देखो सबसे छोटी सम संख्या की अगर हम बात करें, सबसे छोटी सम संख्या, और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 2। सभी अभाज्य संख्याओं में हम अगर देखें तो सम संख्या जो होती है केवल एक ही होती है और वह होती है 2, और सबसे छोटी सम संख्या भी होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सबसे छोटी विषम संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या 3। एक न तो अभाज्य है और न ही अभाज्य, ये एक क्या है, अपवाद है। इस कारण से ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप यह भी तो कह सकते हो कि एक में एक कई भाग जाता है और किसी का नहीं, तो एक क्या है, अपवाद है। एक अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं 1 से 10 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो 4 अभाज्य संख्याएं होगी। अब 4 अभाज्य संख्याएं होगी, कौन कौन सी होगी, तो देख सकते हैं हम 2 अभाज्य संख्या हैं, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 7। ठीक है, तो 1 से लेकर के और 10 तक की गिनती जो है, या 1 से 10 तक के अंदर अंदर कितनी संख्याएं होती है अभाज्य, 4। देखो 1 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार से 1 से 25 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो 9 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर गिन भी सकते हैं, जैसे कि 1 के बाद में देखते हैं हम 2 अभाज्य संख्या है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 7 के बाद में आगे देखें 11। इस प्रकार से हम गिनते जाएंगे और कहाँ तक चलेंगे हम, इसमें लिखा हुआ है 25 तक, 25 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर के हम अगर देखें 25 तक के मध्य कितनी संख्याएं आएगी गिनती में, वह होगी 9 अभाज्य संख्याएं। 1 से 30 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो 10। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं 15। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं 25। 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याएं 8। 1 से 75 तक में अभाज्य संख्याएं 21। 1 से 1000 तक में अभाज्य संख्याएं 168। अब आप इनको सीधा याद रख लेते हो तो लिख करके आपको देखना नहीं पड़ेगा, सीधा ही आप बता सकते हो। प्रश्न भी अगर बनते हैं तो आप सीधा ही क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो इनके आधार पर। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्याएं, इन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस प्रकार की सभी संख्याएं जो होगी ये कौन सी होगी, भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं 15 होगी इनकी संख्या। 1 से 50 तक भाज्य संख्याएं 34 होगी। 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं 74 होगी। उसके बाद सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी, 9।